टॉपिक होगा लोड डलहौजी। लोड डलहौजी का अगर हम कार्यकाल देखें 1848 टू 1856, तो इसके हम कार्यों पर ध्यान देंगे कि कार्य कौन कौन से किए हैं लोड डलहौजी ने। लोड डलहौजी की एक तो हड़प नीति है कि हड़प नीति के कितने नाम होंगे, ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि हड़प नीति किस किस नाम से जानी जाती थी। और एक इसका व्यपगत का सिद्धांत, एक हम पढ़ेंगे शिक्षा नीति क्या थी, और एक ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी। तो डलहौजी की सबसे पहले तो हड़प नीति। हड़प नीति क्या थी? हड़प नीति के कई नाम थे, जैसे हड़प नीति की या अपहरण की नीति। अच्छा, या इसी का नाम था व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत। और एक नाम था इसका गोद लेने का सिद्धांत। अपहरण की नीति, व्यपगत सिद्धांत, गोद लेने का सिद्धांत, या फिर एनेक्सेशन थ्योरी। एनेक्सेशन थ्योरी। और एक था एनेक्सेशन या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। लैप्स बोलते हैं गोद लेने को। तो डलहौजी की हड़प नीति क्या थी? तो इसके 5 नाम हो जाएंगे: हड़प नीति, व्यपगत का सिद्धांत, अपहरण की नीति या गोद लेने का सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं हरण या अपहरण एक ही शब्द हैं दोनों। अपहरण का सिद्धांत क्या था कि कुछ राज्यों पर डलहौजी कुप्रशासन का आरोप लगाता था। कुप्रशासन जैसे मिस एडमिनिस्ट्रेशन। आज की डेट में अगर हम देखते हैं हमारा संवैधानिक रूप से क्या था, जैसे सरकार बनती है, ये एक एग्जाम्पल से समझिए। जो हमारी सरकार बनती है, कोई सी भी सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार है या राज्य सरकार है, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार ये 50% और +1 के बहुमत से बनती है। इसको हम क्या बोलते हैं? बहुमत। ये बहुमत होता है। 50% से एक अधिक क्या हो जाएगा? बहुमत। अगर सीटें इससे कम हो जाएगी तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी, सरकार गिराई जा सकती है फिर वो। जैसे यूपी की अगर हम बात करते हैं या केंद्र की अगर बात करूं, तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 545, 455। 545 के आधे से एक अधिक, इसका अगर हम निकालते हैं 50% से एक अधिक, यानी कि 545 और इंटू ये क्या लिखें 50/100 और +1 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 2, और 2 से भाग लगाते हैं तो 2 × 14 2.5। हाँ, 272, 72 और 1 ही जोड़ेंगे 273.5। इसे 274 मानते हैं। अगर एमपी हमारे इतने साथ हैं सरकार में, अगर एमपी कितने हैं? 274, 274 एमपी सरकार के साथ में हैं, तो सरकार बनी रहेगी, अन्यथा सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। इसको बोलते हैं हम क्या? संवैधानिक तरीका। संवैधानिक तरीके से सरकार चलती है, बहुमत से सरकार चलती है। बहुमत फिर अलग होता है, एक विशेष बहुमत, एक साधारण बहुमत। तो इसको हम सिंपल मेजोरिटी कहेंगे। सिंपल मेजोरिटी से सरकार चलती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी, है ना, या तो री इलेक्शन किए जाएंगे या जो भी और रास्ता निकाला जाए शासन के लिए। ऐसे ही जो हड़प नीति थी डलहौजी की, हड़प नीति के तहत ये राज्यों को हड़पता था। इसने लगभग 8 राज्य हड़पे थे। 8वां जो नंबर था ये उत्तर प्रदेश का था, अवध का। तो अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाया था। सबसे पहले किस राज्य को हड़पा था इसने? सतारा को। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, है ना, ये राज्य थे। कौन कौन से? एक तो जैसे सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र में। सतारा महाराष्ट्र में। और इसके बाद जैतपुर, संबलपुर, ये कहाँ है? संबलपुर उड़ीसा में। जैतपुर महाराष्ट्र। और एक बघाट पंजाब। ये राज्य हड़पे। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट। और एक उदयपुर। देखना, उदयपुर, एक उदयपुर है और एक उदयपुर, अलग अलग हैं दोनों। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में। और उदयपुर मध्य प्रदेश में। कहाँ पर आ जाएगा? मध्य प्रदेश। उदयपुर, यहाँ के अम्बेडकर जी थे। महू, एक महू वहाँ की जगह है, यहाँ पर महार जनजाति रहती है, तो अम्बेडकर जी भी महार जनजाति से संबंधित है। तो उदयपुर। और एक यहाँ पर नागपुर,
झांसी नागपुर, झांसी और नागपुर। नागपुर, नागपुर कहाँ? महाराष्ट्र में है, और झांसी यूपी। और 8वां जो इसमें नंबर था अवध का, अवध, अवध यानी कि उत्तर प्रदेश का ही नाम समझिए। सबसे पहले 17 को जीता गया और 8वां नंबर जो अवध का था, लेकिन तभी 1857 का विद्रोह हुआ था। तो ये क्वेश्चन आता है कि ये डलहौजी ने हड़प नीति के अंतर्गत किस राज्य का अपहरण किया था, किसको हड़पा था? 17 राज्य को। और इन पर वो कुप्रशासन का आरोप लगाता था। कुप्रशासन क्या होता है कि वहाँ की जो सरकारें हैं, वहाँ के राजा रजवाड़े हैं, वो संवैधानिक तरीके से नहीं, उस टाइम के जो नियम लागू थे, है ना, उस पर वो नहीं थे। इसमें एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, आउस्ट्रम की। आउस्ट्रम की झूठी रिपोर्ट के आधार पर तो अवध को हड़पने का प्रयास किया था, लेकिन तभी 1857 का विद्रोह हो जाता है। और 17 को सबसे पहले, फिर जैतपुर महाराष्ट्र में है, इसको हड़पा गया। संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और 8वां नंबर अवध। इसका आपको ऐसे ही क्रम याद करना पड़ेगा, ये क्रमवार पूछते हैं। और ये टैली करने के लिए भी आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि कौन सा जो क्षेत्र है वो किस राज्य में स्थित है ना, कौन कौन से क्षेत्रों को हड़पा था। हड़पने का आरोप क्यों लगाया गया? क्योंकि सरकार वहाँ संवैधानिक रूप से नहीं, उस टाइम के जो भी नियम कायदे कानून थे उनके तहत नहीं चलाई जाती थी। अच्छा, तो 8वां नंबर ये अवध का हुआ। तो अवध में अगर देखा जाए वहाँ पर क्या समस्या थी, एक कानून बना था लेक्स लोकी कानून। लेक्स लोकी कानून, लेक्स लोकी, एक अंग्रेज अधिकारी का नाम था, लेक्स लोकी अधिनियम। अधिनियम, ये क्या था अधिनियम? लेक्स लोकी। इसमें अगर कोई उत्तराधिकारी, किसी भी रियासत का कोई उत्तराधिकारी या निजाम होते थे राजा रजवाड़े, अगर वो अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, या तो उत्तराधिकारी वयस्क होना चाहिए, और अगर वो अल्प वयस्क हैं तो उसे ईसाई बनाया जाएगा। अगर वो ईसाई नहीं तो आधी संपत्ति वो हड़प लेंगे अंग्रेज। ये लेक्स लोकी कानून में था। अवध में क्या समस्या आई थी यहाँ पर? जो अवध के अंतिम नवाब थे, क्या नाम था? नवाब वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह की मृत्यु के बाद इसके जो नवाब थे, अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह की मृत्यु के बाद में उसका एक अल्पवयस्क पुत्र था जिसका नाम बिरजिस कादिर था। बिरजिस कादिर, बिरजिस कादिर को जो इसकी माता थी बिरजिस कादिर को बनाना चाहती थी। जैसे नवाब वाजिद अली शाह की जो विधवा थी उसका नाम था बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल अपने पुत्र को बनाना चाहती थी, पुत्र का नाम था बिरजिस कादिर, लेकिन ये माइनर था, ये अल्पवयस्क था, तो ऐसा कानून नहीं था। यहाँ अवध में लेक्स लोकी कानून अप्लाई किया। इसके तहत क्या था, या तो ये बनना चाहिए ईसाई, या फिर यहाँ की आधी संपत्ति अंग्रेजों के पास आनी चाहिए। इसलिए बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह में कूदी थी, यानी कि उसने भाग लिया था। झांसी में भी ये समस्या थी। झांसी में जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उनका जो ये था एक पुत्र था, जब तक पुत्र था उनका, उन्हें वहाँ का वो बनाना चाहती थी राजा, लेकिन अंग्रेजों ने वहाँ पर कानून लागू किया, लेक्स लोकी कानून। तो इनकी कुछ अपनी समस्याएं थी। हड़पने का कारण क्या था कि वो कुप्रशासन का आरोप लगाते थे। कुप्रशासन क्या था कि या तो लेक्स लोकी कानून के तहत आधी संपत्ति अंग्रेजों को दें, अन्यथा वो राज्य हड़प लिया जाएगा। 8वां जब नंबर अवध का आया तो अवध ने फिर भाग लिया था 1857 के विद्रोह में। इनमें राजा बनते थे। एक्चुअली पहले क्या था, एक तो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत में तो वो कानून लागू होते थे जो अंग्रेजों ने बनाए थे। उसके बाद में जो वो रजवाड़ों को हड़प लिया करते थे, वो यानी कि अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। पहले क्या था, जो लड़ाई थी वो इम्पेरियलिज्म की थी, एक साम्राज्य विस्तार की, वो भी अपना विस्तार करना चाहते थे। तो यहाँ से इनके जो राजा रजवाड़े बने हुए थे या फिर नवाब थे, उन पर वो कुप्रशासन का आरोप लगाते थे। कुप्रशासन क्या होता है कि राज्य संवैधानिक तरीके से शासन होना चाहिए वहाँ, अगर वो नहीं करते थे तो उन्हें ये हड़प लिया करते थे। एक अधिकारी का नाम आता है आउस्ट्रम। तो क्वेश्चन ये आया कि उत्तर प्रदेश में किसकी रिपोर्ट के आधार पर आउस्ट्रम एक अंग्रेज अधिकारी थे, इसकी झूठी रिपोर्ट इसने तैयार की थी कि अवध में यहाँ पर शासन संवैधानिक तंत्र से नहीं चलाया गया है, उस टाइम के जो एक्ट लागू थे। तो इसलिए आउस्ट्रम की झूठी रिपोर्ट के आधार पर अवध को हड़पने का प्रयास किया था। तो क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले किसको हड़पा गया? 17 को। उसके सबसे अंतिम बार किसे? अवध को हड़पने का प्रयास किया, पूरी तरीके से उनके चंगुल में नहीं आया था। तो सर इसका जो मेन एनेक्सेशन थ्योरी का मेन मास्टरमाइंड डलहौजी। डलहौजी है।
अगर ये कहे ना कि ये किसने शुरू की थी, पूछ रहे हैं भैया कि ये जो अफरण की नीति या वयपगत का सिद्धांत था या गोद लेने का सिद्धांत, ये किसने शुरू किया? डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी इसके जनक थे। लेकिन एक पहले नीति थी, उसमें थी विलय की नीति। विलय की नीति के अंतर्गत पंजाब और सिक्किम को इसने विलय की नीति के यानी कि मित्रवत संबंध बनाकर उसने अपने साम्राज्य में हड़पा था। एक नीति कौन सी थी? विलय की नीति। विलय नीति के अंतर्गत विलय की जो नीति थी, इसमें क्या था? पंजाब और सिक्किम को ये किस नीति के तहत हड़पा गया था? विलय की नीति। विलय की नीति में वो क्या करते थे कि मित्रवत संबंध करते थे, उनसे अपना मित्र बनाकर अपने साम्राज्य में मिलाते थे। ये तो दो तो इसमें आ जाएंगे, है ना, पंजाब और सिक्किम। और जो दूसरे थे 8 राज्य हड़प नीति के अंतर्गत थे। तो अगर ये क्वेश्चन आता है क्या विलय की नीति भी डलहौजी ने शुरू की थी? नहीं, ये तो पहले से ही प्रारंभ थी विलय की नीति। जैसे घेरे की नीति, विलय की नीति, हस्तक्षेप की नीति या फिर सहायक संधि, ये अलग अलग जो गवर्नर जनरल यहाँ पर बने उन्होंने लागू की थी, वो उसमें पढ़ाएंगे आपको। केवल अब तो हम डलहौजी का पढ़ेंगे, सिर्फ डलहौजी, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं जीके में। तो अपहरण की नीति के 5 नाम हो जाएंगे। हड़प नीति, अपहरण की नीति, वयपगत का सिद्धांत, गोद लेने का सिद्धांत। 2 नाम इंग्लिश में होंगे, एनेक्सेशन थ्योरी या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स होगा। ये तो क्या इस नीति के नाम हैं, सब डलहौजी ने जो स्टार्ट की थी। और ये लगभग जो शासनकाल रहा है ना 1848, तो ये 48 में ही इम्पोज कर दी गई थी। 1848 में इसको लागू किया गया था, है ना। 56-57 तक सभी इन 8 राज्यों को हड़प लिया था, अवध को 56 में, 1856। ये तो हड़प नीति के अंतर्गत हड़पे गए। और दूसरी जो विलय की नीति पहले से ही लागू थी अंग्रेजों के द्वारा, उसमें पंजाब और सिक्किम को मित्रवत बनाकर उन्हें अपने साम्राज्य में मिलाया। तो राज्य कितने हुए? 8 ये राज्य और 2 ये राज्य, तो 10 राज्यों की बात हुई है। यहाँ पर 10 मिलाए गए। हाँ जी, नहीं, अब तो सारा सिस्टम ही चेंज हो गया। ये पूछ रहे हैं कि क्या अभी भी लागू है? नहीं, ये जब यहाँ 1857 के विद्रोह का दमन किया गया था 1858 में, इसमें मंगल पांडे इन्होंने भाग लिया, तो ये जो नीति थी ये कैंसिल कर दी गई थी। हड़प नीति को रद्द कर दिया गया था महारानी विक्टोरिया के आदेश पर, ये था। तो इसे अगर चाहें तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, ओके, नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, ओके जी। इसके अलावा डलहौजी ने कुछ अच्छे कार्य भी किए। अच्छे कार्यों में क्या था? यह शिक्षा नीति या अच्छे जो कार्य किए शिक्षा नीति के बारे में एक बार चर्चा करते हैं। एक आपने नाम सुना होगा चार्ल्स वुड का डिस्पैच। चार्ल्स वुड एक अंग्रेज अधिकारी थे। हाँ, जैसे ब्रिटिश नीति थी, इंपीरियलिज्म की नीति थी, यानी कि साम्राज्य विस्तार, कॉलोनियल स्टेट भी कह सकते हैं, उपनिवेशिक इनकी नीति थी अंग्रेजों की। उसके तहत ये राज्यों को हड़पते थे, अपने में मिलाते थे। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की थी। डलहौजी की एक हड़प नीति ही गलत थी, बाकी कार्य अच्छे किए डलहौजी ने, है ना। और ये बहुत कम आयु में ही, मात्र 36 वर्ष की आयु में ये यहाँ पर आया था। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे कम आयु के कौन थे? डलहौजी का भी नाम आता है। 36 वर्ष की आयु थी डलहौजी की मात्र, 36 वर्ष की आयु, वरना और जो आए हैं सब बड़े आए हैं आयु में। लोक शिक्षा विभाग, डलहौजी के शासनकाल में एक चार्ल्स वुड का डिस्पैच जारी किया गया था। चार्ल्स वुड, अंग्रेज अधिकारी का नाम है चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड का डिस्पैच, चार्ल्स वुड। घोषणा पत्र, इसका आपको सन भी याद रखना पड़ेगा, 1854, सन 1854 में। ये क्या था देखना, जो घोषणा पत्र था। डिस्पैच का मतलब जो डिस्पैच किया गया ऐसा घोषणा पत्र, ये 1854 में जारी किया गया था। इसमें भारत में 3 विश्वविद्यालय बनाए जाने थे। अब तक भारत में कोई शिक्षा का कोई सिस्टम ही नहीं था। जैसे भारत में जो शिक्षा दी जाती थी वो या तो मदरसों में या मदरसे, मकतब या आश्रम या मठों में दी जाती थी, या जो भी धार्मिक स्थल होते थे। और अपनी प्राचीन शिक्षा, वही जो भारतीय की एक प्राचीन शिक्षा थी, वो ये देते थे। ना तो कोई उसका माध्यम था, ना शिक्षा का कोई टारगेट था कि हमारी शिक्षा कौन सी होनी चाहिए। डलहौजी ने इसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट एक स्टेप लिए थे, क्या
चार्ल्स वुड का एक डिस्पैच तैयार किया गया जो अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स वुड ने तैयार किया था। इसमें क्या था कि 3 विश्वविद्यालय बनेंगे, 3 यूनिवर्सिटीज, 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पर वो? जैसे बंगाल, मद्रास और कलकत्ता। बंगाल, मद्रास और कलकत्ता। कलकत्ता, कैलकटा उस टाइम पर नाम था जिसका नाम कोलिकाता है। हाँ, ये 3 विश्वविद्यालय है ना, सॉरी कलकत्ता का नाम हो गया, ये बम्बई, एक बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता 3 विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे और जो आवासीय होंगे जिनमें विधिक शिक्षा दी जाएगी, टेक्निकल एजुकेशन दी जाएगी, उसमें पुस्तकालय भी होंगे, वहाँ पर महिलाओं के लिए भी हॉस्टल होंगे और इसमें जो प्रवेश दिया जाएगा वो 12 वर्ष की कक्षा पूरी करने के बाद जो 3 विश्वविद्यालय बनेंगे इसके लिए तैयार किया गया था चार्ल्स वुड ने जो डिस्पैच। इसमें क्या उल्लिखित था कि भारत में 3 विश्वविद्यालय होंगे और इनमें क्या क्या सुविधाएं होंगी। एक तो 12 वर्ष की यानी कि 12वीं के बाद इसमें दाखिला होगा, प्रवेश लेंगे हम, 12 वर्ष की हमें पढ़ाई पहले करनी पड़ेगी। दूसरा, ये आवासीय होंगे, आवासीय यानी कि इसमें हॉस्टल्स होंगे और इसमें विधिक शिक्षा दी जाएगी, विधिक है ना, विधिक या टेक्निकल भी बोल सकते हैं, तकनीकी शिक्षा। महिलाओं के लिए शिक्षा दी जाएगी, यहाँ पर महिला शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाएगा और इसमें लाइब्रेरी होंगी, यहाँ पर लाइब्रेरी, इसमें लेबोरेटरी भी होंगी, लेबोरेटरीज, इनमें पुस्तकालय होंगे, यहाँ प्रयोगशालाएं होंगी, महिलाओं के लिए शिक्षा दी जाएगी, विधिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा दी जाएगी, हॉस्टल होंगे बने हुए। 12 वर्ष की शिक्षा के बाद लेकिन ऐसा होगा, यानी कि अपने डिग्री कोर्स के लिए वहाँ पर जाएंगे। ऐसा अब से पहले नहीं था। ये किस में किया गया? चार्ल्स वुड के डिस्पैच में। इसलिए चार्ल्स वुड के डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। देखना मैग्ना कार्टा शब्द का मीनिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन है कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। अमेरिका में जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, अमेरिका में जो मौलिक अधिकार हैं, उनको ये मैग्ना कार्टा बोलते हैं। हम क्या कहते हैं अपने संविधान में, जो भारतीय संविधान में लिखा है भाग 3 में, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कुछ, उनको तो हम बोलेंगे मौलिक अधिकार। अमेरिका में इन्हीं फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा का मतलब ये अपार अधिकार, अबाउंड है ना, जो बहुत ज़्यादा हो। जैसे अगर हम ये चाहें कि हमारी जॉब लग जाए कहीं पर, 10,000 पर मंथ ही लग जाए, 10,000 रुपये महीना पे हम जॉब करने के लिए तैयार हैं, और कहीं लग जाए 1 लाख रुपये महीना या फिर और एक है कि काम कम करना पड़े, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? मैग्ना कार्टा हो जाएगा। मैग्ना कार्टा का मतलब काफ़ी अधिकार एक साथ मिल जाना, उसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। अमेरिकन अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अगर यह ना किस भाषा का टर्म है, अमेरिकन। तो वहाँ शिक्षा का मैग्ना कार्टा, जैसे हम पढ़ेंगे संविधान का मैग्ना कार्टा, मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा, मराठों का मैग्ना कार्टा, और ये आधुनिक भारत का मैग्ना कार्टा। तो इतिहास में भी कई जगह यूज हुआ है मैग्ना कार्टा। शिक्षा के लिए क्या था कि जो 3 विश्वविद्यालय बनेंगे, अब तक यहाँ पर कोई कंसेप्ट ही नहीं था जो शिक्षा के लिए, तो यहाँ शिक्षा के लिए पहली बार 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए घोषणा की गई। हालांकि इनकी स्थापना जब ये समापन हुए थे, कंप्लीट हुए थे, ये कैनिंग के शासनकाल में हुए थे। इसमें लेकिन डिस्पैच जारी कर दिया गया था कि हाँ ऐसा कंसेप्ट होगा, विश्वविद्यालय में प्रवेश से पहले 12वीं की कक्षा हमें पूरी करनी पड़ेगी और जिसमें जो आवासीय होंगे सारी सुविधाएँ इसमें मिलेंगी। तो ये 3 विश्वविद्यालय बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, इनकी स्थापना की जाएगी। तो इसे चार्ल्स वुड का डिस्पैच या शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये काफ़ी अच्छा कार्य किया था। इसके लिए फिर ये हुआ कि यहाँ पर शिक्षा कौन सी दी जाएगी, किस माध्यम में दी जाएगी और किन लोगों को दी जाएगी, वो हम शिक्षा के विकास में पढ़ेंगे, है ना। फिर भी आपको उसमें एक संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ कि एक तो शिक्षा आधुनिक दी जाएगी, ये पाश्चात्य शिक्षा यानी कि जो पश्चिम वेस्टर्न एजुकेशन, जो साइंस टेक की हमारे पास शिक्षा है, जो आज की हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये शिक्षा दी जाएगी। और दूसरा इसका मीडियम इंग्लिश होगा, अंग्रेजी माध्यम में दी जाएगी। और ये बड़े लोगों को दी जाएगी, उच्च लोगों को, जो संपन्न लोग थे, है ना, जैसे एलिट ग्रुप के होते हैं, एरिस्टोक्रेट, धनी लोगों को दी जाएगी। और दूसरा अंग्रेजी में शिक्षा दी जाएगी और इसमें पश्चिमी शिक्षा दी जाएगी।
इसके लिए एक यहाँ पर आए थे कि विधि सदस्य बनकर आए थे लॉर्ड मैकाले, आपने नाम सुना हो लॉर्ड मैकाले का। लॉर्ड मैकाले की जो आज भी आईपीसी की धारा लागू है भारत में, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता है ना, 1861 में उन्होंने तैयार की थी। वो एक विधि सदस्य थे, लेकिन उन्होंने जो भरपूर कार्य किया वो शिक्षा के विकास के लिए किया है। लॉर्ड मैकाले का कहना था कि मैं भारत में एक ऐसा वर्ग पैदा करना चाहता हूं जो देखने में वो रंग रूप से तो भारतीय लगे, लेकिन उसके अंदर जो सोच विचार या जो खून हो वो अंग्रेजों जैसा होना चाहिए, कि उसके थॉट लेवल पर, वो मेंटल लेवल पर जो उसकी सोचने की शक्ति वो अंग्रेजों जैसी होनी चाहिए। मैकाले ने ये बताया कि जितना भारत का, भारतीय उपमहाद्वीप या अरब देशों के पास साहित्य हैं, इतना ब्रिटेन के एक पुस्तकालय की एक अलमारी के एक तख्ते में रखा हुआ है, उससे अधिक कहीं मूल्यवान साहित्य है। अपने साहित्य की उन्होंने प्रशंसा की थी, लिटरेचर की। और एक ये कमेंट किया कि जो भारतीय उपमहाद्वीप का साहित्य है, इसको जादू टोनों की टोकरी भी बताया था कि इससे कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या लागू हुआ कि पाश्चात्य शिक्षा, एक तो मॉडर्न एजुकेशन अंग्रेजी माध्यम में दी जाएगी और धनी लोगों को दी जाएगी। फिल्टेशन थ्योरी ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा का निस्यंद का सिद्धांत। निस्यंद क्या होता है कि शिक्षा पहले धनी लोग, जैसे 3 ग्रुप बनाए गए, धनी लोग बने, मध्यम लोग बने और निम्न व्यक्ति, यानी कि 3 श्रेणी बनी। तो उच्च वर्ग के जो लोग होंगे उन्हीं को शिक्षित किया जाएगा। एक कॉलेज बनाया ना भारत में, अजमेर में, रॉयल कॉलेज या मेयो कॉलेज ऑफ अजमेर में, उसमें धनाढ़े जो परिवार के ये थे छात्र, वही एडमिशन ले सकते थे, उच्च लोगों के लिए बनाया था। जैसे हमारे में जो जमींदार होते थे, नंबरदार होते थे, उनके जो परिवार के संबंधित थे वही उनमें शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, या ब्रिटिश राजघराने से संबंधित या ब्रिटिश जो पदाधिकारी होंगे वही एडमिशन लेते थे, है ना। तो यहाँ अजमेर में बना हुआ है, उसमें बड़े अमीर लोगों को पढ़ने की इजाज़त थी, बाकी मध्यम और निम्न को नहीं, है ना। अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि शिक्षा छन छन कर नीचे तबके तक आएगी, नीचे वर्ग तक आएगी। जैसे जो धनी लोग पढ़ाई करेंगे अपनी, उनको देखकर जो निम्न लोग होंगे या मध्यम लोग होंगे वो उनको देख देख कर शिक्षा ग्रहण करेंगे। अगर हमने पहले ही उनको निम्न लोगों को शिक्षित कर दिया तो मध्यम श्रेणी के लोग या उच्च श्रेणी के लोग शिक्षित नहीं हो पाएंगे। हर निम्न व्यक्ति या मध्यम व्यक्ति वो धनी बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, कोई अमीर गरीब नहीं बनना चाहता। ये उस टाइम का उनका कंसेप्ट है, ज़बरदस्त एकदम कंसेप्ट। तो इसको बोलते हैं फिल्टेशन थ्योरी ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा का निस्यंद का सिद्धांत, अर्थात शिक्षा छन छन कर नीचे वर्ग के लोगों के पास आएगी। तो शिक्षा किन लोगों को दी जाएगी? धनी लोगों को। नंबर 2 किस माध्यम में? अंग्रेजी माध्यम में। और तीसरा था कि वो मॉडर्न एजुकेशन दी जाएगी। तो ये क्या था? चार्ल्स वुड का डिस्पैच, इसको हम कहेंगे शिक्षा का मैग्ना कार्टा। 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे जिनमें 12 वर्ष के बाद पढ़ाई शुरू की जाएगी, और आवासीय विधिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, महिलाओं के लिए शिक्षा, जिसमें हॉस्टल होंगे, लाइब्रेरी जो होंगी बनी हुई, है ना, लेबोरेटरी। ओके, एक क्या हुआ फिर यहाँ पर हंटर आयोग आता है, हंटर आयोग जो यहाँ पर आया 1882 में आया था, सन 1882 में। एक हंटर आयोग, एक हंटर समिति। हंटर समिति जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, और ये हंटर कमीशन 1882। ये चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच था, यानी कि विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षाएं थी इनकी जांच करने के लिए आया था। जो विश्वविद्यालय थे उनमें एडमिशन इतने नहीं हुए जितनी यहाँ पर सीट्स थी, यानी कि कुछ सीटें इसमें खाली थी। जब उनका सब जांच की गई तो ये पाया गया उसमें तो काफ़ी स्टूडेंट ने 12वीं ही नहीं पास की अभी तक। जब 12वीं पास करेंगे उनके बाद तो विश्वविद्यालय प्रवेश होगा, लेकिन यहाँ पर 12th उन्होंने पास नहीं की। तो क्या हुआ इसका परिणाम कि यहाँ जैसे LKG या UKG, है ना, इनके लिए सजेस्ट किया गया, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा चलाई जाएंगी, और प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन होती है कक्षा 1 से 5 तक कि पहले वो होगी, उसके बाद में फिर जूनियर हाई स्कूल, फिर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट। जब वो हम परीक्षा पास करेंगे तो उसके बाद में विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन आता है ना कि हंटर आयोग किसकी जांच है, हंटर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित। कौन सी शिक्षा? निम्न शिक्षा, मध्यम शिक्षा, या प्रारंभिक शिक्षा, या उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन। वो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित था कि 1 से 5 तक के जो स्कूल होंगे उनमें एडमिशन कम थे, कि पहले उस शिक्षा को विकसित किया जाए। तो शिक्षा से संबंधित क्या हुआ? चार्ल्स वुड का डिस्पैच, और इसकी जांच करने के लिए फिर हंटर आयोग आया। तो ये शिक्षा से संबंधित है, इसे नोट कीजिए आप। आगे बढ़ते हैं फिर। सागर कहाँ चले गए? अच्छा, नहीं बुला के लाओ। नहीं
तो ये शिक्षा विभाग। और जो पहली रेलगाड़ी थी, पहली जो रेलगाड़ी चली थी मुंबई से थाने के बीच में चली, एक रेलवे लाइन बिछवाई डलहौजी ने। एक क्या कार्य किया, रेलवे लाइन, रेलवे या रेलवे लाइन, रेलवे लाइन बिछाई गई मुंबई से थाने के बीच में। पहली रेलगाड़ी, मुंबई है ना उस टाइम पर नाम बम्बई, मुंबई से थाने, थाने है ना, ये थाने का भी ये समझ ले पुलिस वाला, वो नहीं, थाने वहाँ का एक ज़िला है। मुंबई से थाने के बीच में 34 या 35 किलोमीटर लंबाई की रेलगाड़ी चली थी। और जो पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी ये एक मालगाड़ी थी, गुड्स ट्रेन। इसके बारे में देखिए, गुड्स ट्रेन, नाम क्या था, फेरी क्वीन है ना। और इसके इंजन का नाम था डक्कन क्वीन। पहली भारत में जो रेलगाड़ी चली उसके इंजन का नाम डक्कन, डक्कन क्वीन, डक्कन क्वीन नाम था ना। दक्षिण से डक्कन याद रखिए, पठार के नाम पर है। तो पहले मालगाड़ी चलाई गई थी। क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, सिविल सर्विस में पूछा गया यूपीएससी में, कि भारत में रेलवे चलाने का मूल उद्देश्य क्या था अंग्रेजों का। क्योंकि यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने की कॉस्ट अत्यधिक आई थी, तो भारत में रेलवे चलाने का मुख्य उद्देश्य कच्चे माल के केंद्रों को बंदरगाहों तक जोड़ना। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य कच्चे माल के केंद्रों को, कच्चे माल के केंद्रों को बंदरगाहों तक जोड़ना, बंदरगाह तक जोड़ना, तक जोड़ना। जैसे यहाँ पर कुछ टी कंपनी बनी हुई थी है ना, चाय की जैसे खेती होती थी, या नील की खेती, इंडिगो कल्टीवेशन, नील को क्या बोलते हैं, इंडिगो कल्टीवेशन। नील की खेती करने के लिए यहाँ से जो नील के वो बीज खरीदते थे हमारे से, या चाय की पत्तियाँ, उसको अपने देश में भिजवाना था। तो समझिए कि ये भारत है, तो यहाँ पर चाय की पत्ती या नील की खेती, ये तो कच्चे माल के केंद्र हुए। और यहाँ पर क्या था, बंदरगाह। तो रेलवे किसे जोड़ने के लिए थी, रेलवे कच्चे माल के केंद्रों को बंदरगाहों तक जोड़ना, ये इनको जोड़ती थी। इसका कार्य सवारी ढोना नहीं था, पैसेंजर्स के लिए नहीं बनाई गई थी। रेलवे का मुख्य कार्य उद्देश्य कच्चे माल के केंद्रों को बंदरगाहों तक जोड़ना, ये इसका कार्य था। अच्छा, और सबसे पहले कहाँ, मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी रेलवे। तो रेलवे का विकास किया डलहौजी ने, अच्छा कार्य था। और एक डाक विभाग की स्थापना, डाक विभाग की स्थापना की थी विभाग। और एक डाक टिकट जारी किया था, डाक टिकट, डाक टिकट जारी किया। इसमें 2 पैसे प्रति डाक, 2 पैसे प्रति पत्र, एक पत्र पर 2 पैसे का टिकट लगता था और उसे कहीं भी भेजा जा सकता था, है ना। तो यहाँ पर डाक खाने की, ये डाक विभाग की स्थापना। और डाक विभाग के बाद में डाक टिकट जारी किया गया था। पहला डाक टिकट जारी किया शायद महारानी विक्टोरिया का उस पर चित्र आया था सबसे पहले। और 2 पैसे प्रति पत्र, एक पत्र पर 2 पैसे का हमें टिकट लगाना था, उसे हम कहीं भी भेज सकते थे। लेकिन ये सब शुरुआत में तो विभागीय किया गया, डिपार्टमेंटल, ये आम आदमी की पहुँच से दूर था अभी शुरुआत में। अच्छा, एक यहाँ पर टेलीग्राम, टेलीग्राम, टेलीग्राम क्या था, अच्छा ये ऐप भी है, कभी ये सोशल मीडिया का आप समझे टेलीग्राम। टेलीग्राम जिसको तार का बेतार, उसको दूसरी भाषा में तार का बेतार कहते थे, तार बेतार या बेतार का तार, बेतार का तार, ये हम अपनी देसी भाषा में बेतार का तार। तो टेलीग्राम क्या था, पहले जो कम्युनिकेशन व्यवस्था थी वो इतनी डेवलप नहीं थी, लेकिन फिर भी जो टेलीफोन का आविष्कार हुआ 1853 में डाक विभाग में ही लागू किया गया। हमें कोई अगर पत्र भेजना था बहुत अर्जेंट, तो क्या करते थे, जैसे हमें सहारनपुर, यहाँ देवबंद से भेजना है मुजफ्फरनगर या दिल्ली में, तो यहाँ के जो डाक अधीक्षक होते थे या डाक मास्टर, पोस्ट मास्टर, वो टेलीफोन के माध्यम से पत्र लिख कर ले जाएंगे। वो टेलीफोन पर उसे पत्र को पढ़कर सुनाएंगे, जहाँ वो एड्रेस लिखा रहता था। मान लो दिल्ली हमें सेंड करना है, दिल्ली में भेजना है, वो तुरंत दिल्ली के पोस्ट मास्टर उसे नोट कर लिया करते थे और वहाँ फिर संबंधित जो निर्धारित पता है वहाँ पर भेज दिया करते थे। यानी कि इसमें बहुत कम टाइम लगता था, 2-4 घंटे के अंदर ही वो पहुंच जाता होगा। इसको हम बोलते थे तार का बेतार या टेलीग्राफ। या आज की डेट में सेवा बंद कर दी गई, आज ये इसमें डाक विभाग में लागू नहीं है, ये केंद्र सरकार के अंडर में थी, इसको हटा दिया गया। तो तार का बेतार या बेतार का तार भी कहते थे। हम क्या समझते थे इसको इंडियन, कि तार में को जो टेलीफोन के तार होते हैं पहले वायरिंग, उसमें को निकल कर पत्र जाते होंगे, जो कुछ भी उनकी ये रही हो सोच, लेकिन एक नाम ये भी था, ये बेतार का तार या तार का बेतार।
1857 का जब हम विद्रोह पढ़ेंगे उसमें एक आएगा कि इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से 10 मई 1857 को, और अंग्रेज अधिकारी निकोलसन को मार दिया था विद्रोहियों ने दिल्ली में। यानी कि मेरठ से काफिला चला और जैसे ही दिल्ली पहुंचते 11 मई को, वहाँ पर 11 और 12 मई को उपद्रव हुआ, काफ़ी हंगामा हुआ। उस दौरान वहाँ एक अंग्रेज अधिकारी निकोलसन की हत्या की गई थी। तो वहाँ हडसन को बुलाया गया। फिर हडसन ने कत्लेआम का आदेश दे दिया था कि भारत में, ये दिल्ली में कोई भी भारतीय अगर दिखाई देता, शूट एंड साइट का ऑर्डर है, या फिर उनकी गर्दन कलम कर दी जाए, ऐसा आदेश दिया था। इतिहासकार एक वहाँ पर ये शायर थे मिर्ज़ा गालिब, तो लिखा है मिर्ज़ा गालिब ने उसके बारे में कि यहाँ मेरे सामने खून का समंदर है, अब मेरा खुदा ही जानते हैं और क्या देखना बदा है, यानी कि और क्या देखना शेष है। ये वहाँ पर कत्लेआम मचाया गया दिल्ली में। तो मरते हुए एक भारतीय सैनिक ने, एक विद्रोही ने ये बात कही थी कि इस तार ने हमारा गला घोंट दिया। ये जो तार का बेतार, इसका मतलब क्या हुआ, मेरठ से जैसे ही काफिला चलता है, अब मेरठ के जो सरकारी पदाधिकारी थे, इन्होंने दिल्ली के पदाधिकारियों को सूचित किया और ये बताया कि यहाँ से काफिला रवाना हुआ है, ये वहाँ काफ़ी उपद्रव मचाएंगे। तो वो लोग, उन्होंने विजिल इंटेंसिफाई की, चौकसी बढ़ाई गई और भारतीय सैनिकों को या जो यहाँ के क्रांतिकारी थे उनको पकड़कर यातनाएं दी गई, उनको मारते रहे। तो एक मरते हुए सैनिक ने कहा था कि इस तार ने, तार का मतलब टेलीफोन ने, इस तार ने हमारा गला घोंट दिया। ये कमेंट तब आता है। जी, ये दो के शासनकाल का है जो प्रथम टेलीफोनिक की वार्ता, जी वार्ता हुई थी, एक लॉरेंस के शासनकाल में पढ़ेंगे। ये भारत से यूरोप में पहली बार टेलीफोनिक कन्वर्जेशन, लेकिन जो शुरुआत हुई थी ये डलहौजी के शासनकाल में हुई थी 1853 में। ये भारत के जी जी, ये था पहले, उसमें आया था डाक विभाग में। तो डलहौजी के कार्य क्या, रेलवे लाइन बिछाई गई। ये कभी आपको बताया था, रेलवे लाइन बिछाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, कच्चे माल के केंद्रों को बंदरगाहों तक जोड़ना। ओके। और दूसरा, एक डाक विभाग की स्थापना की गई, डाक टिकट जारी किया जिस पर 2 पैसे प्रति पत्र के हिसाब से भेज सकते थे। और तीसरा था टेलीग्राम। टेलीग्राम तार का बेतार या बेतार का तार, टेलीग्राम होगा, एक टेलीफोन पर वो बता दिया करते थे। तो ये सारे अच्छे कार्य डलहौजी ने किए थे। इसके अलावा एक, जी, नैरो गेज थे उस टाइम, मीटर गेज नहीं, मीटर गेज, नैरो गेज और ब्रॉड गेज। अब तो ब्रॉड गेज कार्य करते, स्पीड बहुत कम थी। एनसीईआरटी बुक में अगर आप चित्र देखें तो बहुत लंबी ट्रेन नहीं थी। ये समझिए एक ट्रॉली होते हैं, जैसे मिट्टी विट्टी पहले तो भराव किया था ना उन्होंने, एक पुल पे गुजरती हुई दिखाई गई है वो ट्रेन, तो कोई ख़ास नहीं थी। लेकिन जो अगर देखा जाए उसका उद्देश्य क्या था, वो तो कच्चा माल ले जाया करते थे, जैसे अब होती ना आज की डेट में ट्रैक्टर ट्रॉली या ट्रक में ले जाते हैं, ऐसा कुछ था। ओके, तो ये एक तो कार्य किए। दूसरा, एक यहाँ पर टेलीफोन, हाँ, टेलीफोन की शुरुआत हुई भारत में। एक किया गया था, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन। एक यहीं पर तो लिखा गया था जो कि अभद्र व्यवहार करने लगे थे भारतीयों के साथ में, कि यह स्थान भारतीयों के और कुत्तों के लिए नहीं है। वो वहीं पर अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी। और उसी टाइम इन्होंने मेरठ में एक आयु डिपो की स्थापना, या सैन्य राजधानी भी कह सकते हैं, मिलिट्री जो बेस बनाया था वो मेरठ कैंट में बनाया था। जी, उद्देश्य क्या था, वो ग्रीष्मकालीन थी, अभी आपको बताएंगे। एक क्या बना है मेरठ के अंदर, मेरठ के अंदर जो कैंट बनी हुई है, कैंटोनमेंट की शॉर्ट फॉर्म में कैंट लिखते हैं, छावनी। यहाँ पर एक सैन्य छावनी बनाई गई थी, सैन्य छावनी, यानी कि नॉर्थ में अगर कोई ऐसी क्रांतिकारी गतिविधियाँ होंगी उनके दमन के लिए यहाँ पर सैनिक बेस बना दिया गया था एक। तो नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी छावनी बनी थी उस टाइम पर, मेरठ में बनाई। और ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाई। एक्चुअली जो शिमला पहले था, शिमला का मतलब हिमाचल प्रदेश, ये आता था नेपाल के क्षेत्र में, और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र थे जैसे पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, और ये आ जाएगा चमोली, उत्तरकाशी, ये सब क्या थे, ये नेपाल में थे। तो एक संगोली की संधि हुई थी, संगोली, ये शायद एमहस्ट के शासनकाल में हुई थी संगोली। उस संधि के तहत ये भारत को सौंपे गए थे। यानी कि अब जो ये धौलाधर श्रेणी थी, धौलाधर श्रेणी, शिमला धौलाधर श्रेणी में स्थित है, यह आएगा हिमालयन रेंज में। तो एक तो शिमला, कुल्लू, मनाली और उत्तराखंड का क्षेत्र नैनीताल, ये हमारे पक्ष में आ गया था फिर, यानी कि अंग्रेजों के शासनकाल में संधि हुई थी। तो यहाँ क्या किया इन्होंने, इसे तो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया शिमला को, डलहौजी ने। और जो राष्ट्रीय राजधानी थी वो नई दिल्ली राजधानी थी, और सैन्य राजधानी फिर जो बनी थी वो मेरठ बनी थी, छावनी बनाई गई यहाँ काफ़ी बड़ी।
तो ये था ना कि कोई उपद्रव ना हो जाए, कोई यहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधि ना हो जाए, अंग्रेजों के खिलाफ कोई बगावत ना करे, ये सब था इसमें। अच्छा, रेलवे लाइन बनाएगी, डाक विभाग, डाक टिकट, टेलीग्राम, ये तो उससे संबंधित डाक से, टेलीफोन, और ये शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी और मेरठ में कैंटोनमेंट बनाएगी, सैन्य छावनी बनाएगी। आगे एक पीडब्ल्यूडी की स्थापना, पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो आज भी कार्यरत है, आज भी कार्य करता है। क्या फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग की स्थापना, लोक निर्माण विभाग, इसकी स्थापना की गई। इसमें क्या था कि जितने भी सरकारी जो स्थान होंगे या सड़कें होंगी, उनका निर्माण या उनकी मरम्मत कराएगा एक विभाग बनाया गया है। अभी भी होता है, एक सीपीडब्ल्यूडी होता है और एक पीडब्ल्यूडी होता है। पीडब्ल्यूडी ये तो राज्य सरकार के लिए, सीपीडब्ल्यूडी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो बड़े सड़कें होती हैं यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, उनकी मरम्मत या उनकी रख रखाव वो तो सीपीडब्ल्यूडी करेगा। और जो पीडब्ल्यूडी है राज्य सरकार के लिए भी कार्य करता है। बाकी फिर ये अपने टेंडर छोड़ देते हैं, कोई सड़कें बनानी है वो पीडब्ल्यूडी की तरफ से टेंडर एक नीलामी की जाएगी वहाँ पर, फिर वो प्राइवेट कंपनी से बनवा लेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर रोड निकला है, जो पुल बनाया गया है, तो ऐपको कंपनी ने बनाया है, उन्हीं की ऐपको ने अपने आप ऐप को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था सरकार के द्वारा। ओके, तो ये इसके कुछ कार्य थे डलहौजी के। डलहौजी के बाद यहाँ पर एक थी जो जैसे हड़प नीति, तो यहाँ 1857 का विद्रोह हुआ है। डलहौजी का फिर यहाँ पर स्थानांतरण कर दिया गया, ट्रांसफ़र 56 में। इसके बाद में लॉर्ड कैनिंग बनकर आता है। फिर लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्या हुआ, 1857 का विद्रोह हुआ, उसका दमन भी हुआ, प्रथम वायसराय बना, और यहाँ पर चार्ल्स ये महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया। तो इसके बाद में फिर हम वो करेंगे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे, है ना। इसके बाद में एक वीडियो हम अभी बनाएंगे रीजनिंग की। रीजनिंग में आज हमें डाइस वाला चैप्टर करना है। तो कोई और अगर डाउट हो आपका, कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो ठीक है। ओके, थैंक यू।